एवरीवन। नाउ अब हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में प्रोसीड करेंगे और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हमारा रेट क्या है। तो द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब उस स्पीड को हम लोग रेट कहते हैं जिस स्पीड पे जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस लेता है। और जो रेट है केमिकल रिएक्शन का किसी भी टेम्परेचर पे, वो तो हमारा या तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसी पे भी डिपेंड कर सकता है। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि हमारा रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ हमारा वो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसको कहेंगे हम लोग रेट लॉ। जैसे हमारा x प्लस वाई जेड ये हमारा केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, जो भी हमारा एक्स वाई होता है ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, जेड हो गया वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो जब हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे अपने chemical reaction को in terms of this reactant means in terms of x y, उसी को हम कहेंगे रेट लॉ। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये तो रेट एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले हमें रेट लॉ जानना था, तो मैंने आपको बताया कि रेट लॉ क्या होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले माइंड में ये बात आती है कि रेट एक्सप्रेशन का नीड क्या है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, हमें क्यों रेट एक्सप्रेशन को पढ़ना है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था कि x प्लस वाई गिव्स z, जहाँ पे x प्लस वाई हमारा रिएक्टेंट है और z हमारा प्रोडक्ट है। तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, जैसे हमारा रेट लॉ बोला जो कि हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो क्या होगा, x प्लस वाई जेड रेट लॉ के हिसाब से क्या होगा कि जो भी हमारे प्रेजेंटेशन होगा वो x और y के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बट क्या कोई बता सकता है कि जो ये x और y का जो कंसंट्रेशन है उसमें हमारा सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है रेट को, या x ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या y ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता करने के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कैसे हमारा जो रिएक्टेंट्स है दैट मेक द सेम कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल रिएक्शन, या फिर कोई कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, ये सब जानने के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है x प्लस वाई गिव्स z, जहाँ पे x या तो मोर कंट्रीब्यूशन कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन में इन रिस्पेक्ट टू y, या फिर x तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो y ही कर रहा है इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता हमें रेट एक्सप्रेशन ही हमें बताएगा। अब जैसे कि हमें ये तो पता है कि अगर हम किसी भी फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो हमें क्या बताता है कि वो एक कंसंट्रेशन है उस फॉर्मूला का। तो जैसे हमने ये देखा कि वो वी कुड से दैट द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो थ्रू रेट लॉ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। तो जब हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं x प्लस वाई गिव्स z, और रेट लॉ हमें क्या बोलता है कि जो भी होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट्स क्या है, हमारा एक्स वाई ही रिएक्टेंट्स है। तो जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो रेट है वो हमारा क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे करेगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। दैट मीन्स वो कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y पे डिपेंड करेगा। और मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी चीज को अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो मतलब ये क्या बता रहे हैं कि ये हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x अगर है तो मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ x है, अगर ये y है मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ y है। तो जो भी हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y।
इस चीज को देखने से कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स है और वाई है वो बोथ इक्वली इफेक्ट रखता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, मतलब बोथ इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। पर यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस रखा है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और वाई। तो अगर हम x के कंसंट्रेशन और y के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम लोग x या y के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डबल हो जाएगा। तो कैसे डबल होगा, जैसे कि हमारा ये गिवन तो है कि x प्लस वाई गिव्स z, और हमारा जो रेट हो गया वो क्या हो गया, हमारा x और y पे डिपेंड कर गया। पर ये कहा कि अगर हम y के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, दैट मीन्स व्हाट कि x का कंसंट्रेशन तो रहेगा पर y का कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो रेट तो है वो हमारा प्रोपोर्शनली है, मतलब कि वो प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। तो जब अगर ये कंसंट्रेशन हमारा डबल हो जाएगा, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा रेट है ये भी हमारा डबल हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड बाई स्क्वायर। मतलब अगर ये बोला कि इस क्वेश्चन में पहले तो हमारा ये दिया हुआ था, अब वो बोला कि हमारा ऐसे हो x प्लस वाई स्क्वायर गिव्स z, ऐसे हो, तब हमारा रेट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कि जो रेट होता है वो क्या होता है, वो डिपेंड करेगा हमारे रिएक्टेंस के कंसंट्रेशन पे, तो x का और फिर वाई स्क्वायर का, राइट, ये होगा हमारा। अब इसमें क्या कहा कि अब अगर इसमें हम लोग y की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ y, तो इसमें क्या होगा हमारा x बाई स्क्वायर, और इसको जब डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बाई 4, रेट हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा क्वाड्रपल। जैसे हम लोग इसको डबल कहते हैं वैसे ही अगर हमारा 4 रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रपल। समझ में आया ये कैसे हुआ। ओके, नाउ द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया सेम चीज है, सब चीज इंटर रिलेटेड होती है, हर चीज इंटर रिलेटेड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, ये हो। अब हमें पता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। तो इस जो हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको जब हम लोग रिमूव करते हैं तब हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा इसके जगह पे। और उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेट हमारा के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स और वाई है। तो ये जो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के जो हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हैं, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा रेट कांस्टेंट बोलते हैं। यही हमारा होगा रेट कांस्टेंट। तो जैसे स्लाइड में है कि जो रेट हो जाएगा वो इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y, और हमारा जो k है वही हमारा रेट कांस्टेंट रहेगा, और k हमारा डिफरेंट होता है एवरी रिएक्शन के लिए। मतलब कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, सेकंड ऑर्डर हुआ, थर्ड ऑर्डर हुआ, उस पे हमारा जो वो है वो वैरी करता है, हमारा k वो डिफरेंट होगा एवरी रिएक्शन के लिए। और को जो k है वो हमारा टेम्परेचर से भी वैरी करता है। नाउ वी विल लर्न द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, सिंपली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑर्डर है वो होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स in the rate expression is called order of that chemical reaction। मतलब कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो भी पावर होगा
और उसका जब हम लोग सम करते हैं, ऐसे जैसे हमारा रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन में जो रेट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसमें हमारा एक रेट कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का जो भी पावर होगा, अगर उसको हम लोग सम करेंगे तो वही हमारा क्या बताता है, वो बताता है ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर हमारा समझिए रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है के ए 1/2 बी 3/2, ठीक है, जहाँ पे ए हमारा रिएक्टेंट है, जहाँ पे बी हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है, जहाँ पे के हमारा क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है। और ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं दिस इज द रेट एक्सप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बोलता है, यहाँ पे ये क्या बोला है कि सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स का जो पावर है उनको जब हम लोग सम करेंगे, मतलब ए का पावर क्या है हमारा 1/2, ए रिएक्टेंट का, बी का पावर क्या है हमारा 3/2। अब इन दोनों को जब हम लोग सम करते हैं इनके पावर को, ये क्या आएगा हमारा 4/2, दैट इज, तो यही 2 हमारा हो जाएगा ऑर्डर, यही 2 हमारा ऑर्डर रहेगा इस रेट एक्सप्रेशन के लिए। अब अगर हम लोग सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल है रेट इज इक्वल टू के ए 3/2 और बी -1। तो यहाँ पे फिर वही सेम चीज है कि जो ए है उसका कितना पावर है हमारा, जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का ए, उसका पावर कितना है 3/2, बी का पावर कितना है -1। तो हमें क्या पता था कि हमें सम करना है पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 प्लस -1 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3/2 -1 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा हाफ। तो ये हाफ हमारा ऑर्डर हो जाएगा इस रेट एक्सप्रेशन के लिए। तो साइड्स में लिखा हुआ है वही कि जो जो ऑर्डर होता है वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो ये रेट एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के पावर ऑफ सम के इक्वल। तो ये क्या होगा, एक्स का हमारा पावर कितना है 1, वाई का हमारा पावर कितना है 2, तो 1 + 2 करेंगे दैट इज 3, इसका हमारा ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखे थे, तो अगर हम रेट एक्सप्रेशन को फुल्ली देखें तो रेट एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, पहले तो रेट एक्सप्रेशन के अंदर देखा कि जो रेट रहेगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और इसके ऊपर हमारा कोई पावर होता है जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, जो mn है वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और इस पावर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर देगा, और जो ये k है ये हमारा होता है रेट कांस्टेंट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कि हमारा मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है। तो पहले तो मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, सो द नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी, द नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स that participate in the rate determining step. This is known as molecularity. तो जैसे कि अगर हमारा जितने भी नंबर ऑफ आयंस या जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, N2O5 gives N2O4 + 1/2। तो हमारे इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स और आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो चीज देखने के लिए हम लोग बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक N2O5 है, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हमारा 1 हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें, सेकेंड देखें, सेकेंड अगर है RCOO R + H2O जो गिव
करता है RCOOH प्लस ROH। तो इसमें हमारा मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारे क्या मैंने बताया था कि हम लोग रिएक्टेंट्स की तरफ देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ आयंस है, तो रिएक्टेंट की तरफ हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इसका जो हमारा मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा। तो आज हमने पढ़ा, पहला चीज तो हमने पढ़ा कि हमारा रेट लॉ क्या होता है। फिर हमने पढ़ा, हमारा पहले पढ़ा कि जो हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन का क्या नीड है, फिर हमारा ऑर्डर क्या होता है, फिर हमारा मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।